Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear participants, respected lawyers, and the citizens from the civil society, Assalamu alaikum. I am Musharraf Mahmood Advocate. I have been practicing since more than 24 years. I am also teaching law in the various universities and institutions in Pakistan. I hope you also will be fine. We are discussing legal drafting in that fourth lecture. अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस में 4 लेक्चर्स लेता हूं। तो हमने 2 लेक्चर्स देखे, पहले सिविल ड्राफ्टिंग पे बड़ी तफसील से बात की। कल क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के हवाले से पहला लेक्चर था, आज क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के हवाले से दूसरा लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा लूं ताकि एंड पर हम डिस्कशन में भी आ सकें। हस्ब मामूल मुझे जरा प्लीज कंफर्म कर दें पहले कि आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और स्क्रीन विजिबल है आपके लिए। जी जी बिल्कुल सुन पा चलिए, रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। और स्क्रीन भी इसका तो आपको नजर आ रही है फिर कि मैंने नोट्स बनाए होते हैं, मैं उसी हिसाब से देखकर बात कर रहा होता हूँ जी। कुछ चीजें बुनियादी बातें हमने कर ली थी। मैं
बड़ा मुख्तसर लफ्जों में मुख्तसर सर्च करके हम आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग किसी भी वकील की लाइफ में पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप कोर्ट जाते हैं तो सबसे पहला वास्ता आपका ड्राफ्टिंग से पड़ता है। ड्राफ्टिंग क्या है, अगर मैं सादा लफ्जों में बात करूं, जो वकला नहीं है, लाइट्स नहीं है, उनसे सादा लफ्जों में बात करूं, जो चीज कोर्ट को आप लिख कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग। यानी इस फन को प्लीडिंग कहते हैं, और जो आप लिख रहे होते हैं वो ड्राफ्टिंग होती है। तो जो आपने लिख के दिया, गोया आपने हाथ काट दिए। ठीक है जी, हाथ काट के दे दिए। सो बहुत सोच समझ के लिखना होता है। अदालत में वकील के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो एक दफा लिख कर दे दे दावे में, प्लेंट में, और रिटर्न स्टेटमेंट जवाबी दावे में। सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे क्योंकि आज हम क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल केसेस में जो आपने पहले एफआईआर लॉन्च करा दी, या जो आपने प्रोसिक्यूशन केस एक दफा दायर कर दिया, और एक्यूज साइड पे आपने जो डिफेंस ले लिया, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जी मैंने ये चीज कही थी और ये चीज मैं भूल गया था, तो मेहरबानी करके ऐड कर दें। यू कैन नेवर ऐड एनीथिंग। आपने जो केस बिल्टअप कर लिया उसको में दोबारा आप चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर अदालत समझे कि कोई नई सूरत हाल सामने आ गई है, तो फिर अदालत इजाजत दे सकती है उसमें तरमीम करने की। लेकिन उसके लिए जरूरी है कोई नई चीज सामने है, ये नहीं है कि आप भूल गए थे या आपसे गलती होगी, इस बुनियाद पे उसमें कोई तरमीम नहीं की जाएगी। सो बहुत ही अहम किरदार होता है सिविल और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में नुकसान इस तरह से होता है कि माली नुकसान हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में ड्राफ्टिंग की छोटी सी गलती किसी को फांसी के तख्ते तक भी पहुंचा सकती है, किसी को उम्र कैद भी करा सकती है, किसी बेगुनाह को कैद भी करा सकती है, और गुनाहगार छूट भी जाते हैं अगर झोल हो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में। ठीक है जी, ये बड़ी इब्तदाई सी बातें मैंने आप गुज़िश्ता 3 दिनों से बार बार कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं जी ये नोट्स के वाले से, ताकि आपके सामने नजर भी आ रहे हैं। और आज इसका आखिरी लेक्चर है, फोर्थ, इसके फौरन बाद में इंशाल्लाह आपसे स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। मैं ये एडमिन से शेयर कर दूंगा, दोनों सिविल ड्राफ्टिंग की भी और क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की भी, और वो फिर आगे आपसे शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि लीगल ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो क्रिमिनल ड्राफ्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल एंड प्ले अ वाइटल रोल इन राइटिंग कंप्लेंट्स, एफिडेविट्स, रिट्स एंड द एप्लीकेशंस। वाइटल रोल, बड़ा बुनियादी किरदार होता है, क्योंकि जो आपने लिख के दे दिया वो आपका मौकफ है जो आपने अपनाया, और जो आप एक दफा मौकफ अपना लेते हैं बाद में आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, और अगर आप चेंजिंग के लिए इवन कोर्ट को कहते हैं, चेंजिंग नहीं भी होती, लेकिन जेन में रखे आपका केस खराब हो जाता है। एक एक लफ्ज को सोच के लिखना होता है लीगल टर्म्स में। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, वकील क्यों किया जाता है? आम इंसान खुद भी केस लड़ सकता है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप वकील करें, हर बंदा खुद भी केस लड़ सकता है। लेकिन वकील क्यों किया जाता है? क्योंकि आम अल्फाज लीगल वर्ड्स को नहीं समझता, वो नहीं समझता लीगल ड्राफ्टिंग क्या होती है, वो गलत ही खा जाता है, नुकसान उठाता है, इसलिए वकील किया जाता है। मैं अगर इसको यूं कहूं कि अगर लीगल ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व ना हो, लीगल ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व ना हो, तो फिर लोग अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, उन्हें वकील करने की जरूरत ना हो। तो वकील के तो ये फायदे की चीज हो गई, अलग बात है आम आदमी के लिए नुकसान की चीज है, क्योंकि आम आदमी लीगल टर्मिनोलॉजी को नहीं जान रहा होता, और फिर वो बात क्रिमिनल केसेस में इसकी अहमियत कहीं ज्यादा हो जाती है। It is the only way facts and law come together before the court for the proper and just judgment of the case. यानी अदालत के पास ये एक ही तरीका है, या आप ये कह लें वाहिद तरीका है इंसाफ तक पहुंचने का। क्या? वो जो आपने फैक्ट्स लिख दिए प्लीडिंग में, वो उसको सामने रख कर फैसला देती है। एंड एडवोकेट सुपीरियर क्वालिटी of drafting helps enhance the representation of the grievances and relief that defendants expect from the court of law. ठीक है जी, ये एक अहमियत है इसकी, क्या? कि ये आप अपनी पार्टी का मौकफ बेहतर अंदाज से पेश करते हैं। और बड़ी सिंपल सी बात, दो पार्टीज हैं, दो वकील हैं, जो पार्टी अपने मौकफ को बेहतर अंदाज से पेश करेगी, तो बड़ी नेचुरल सी बात है उसके केस जीतने के इम्कानात भी उसी हिसाब से ज्यादा होंगे।
एक पार्टी सच्ची है आप यूं कहें, लेकिन अपने केस को प्रॉपरली पेश नहीं कर सकी, तो उसके जीतने के इम्कानात कम होंगे। लेकिन एक पार्टी जो 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 बहुत ज्यादा फैक्ट्स पर नहीं भी है, लेकिन वकील अच्छा है, केस अच्छा तैयार किया है, प्रॉपर पेश किया है, तो उसके इम्कानात ज्यादा हैं कि वो केस जीत जाएंगे। Such ability requires knowledge of the procedure, settled judicial principles, law, and English language proficiency. कल भी बात हो रही थी, मैं तो ये समझता हूँ प्लीडिंग इंग्लिश में ही होनी चाहिए, सिवाय इसके बाजू का जब पार्टीज मजबूर करती है तो सिविल कोर्ट में उर्दू भी चल जाती है, लेकिन बेहतर है इंग्लिश में हो। तो जब आप इंग्लिश में करें तो आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर होनी चाहिए, आपको पता हो किस लफ्ज का क्या मतलब है। और अगेन वही बात, जब आप उर्दू में लिख रहे हैं तो एक जिसको कहते हैं ना, एक लैंग्वेज और चीज होती है, लिटरेचर और चीज होती है। लैंग्वेज और चीज, लिटरेचर और चीज होती है। कहीं थोड़ा सा लिटरेचर का टच होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि जिस तरह 8वीं क्लास के बच्चे ने दरखास्त लिखी है, मैट्रिक क्लास के बच्चे ने दरखास्त लिखी है। Experienced senior lawyers would reiterate that in the legal words, success in ordinary defense is derived from and supported by the in impossible writing communication। आप अपने केस को कितने बेहतर अंदाज से पेश कर पाते हैं, कितने बेहतर अंदाज से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है आपकी जीतने या हारने से। इवन लीगल नोटिस that is served, even reply sent, even petition filed in the court, and all the legal documents relevant to the case help build a case। ठीक है जी। आपने केस से पहले जो नोटिस दिया है ना, लीगल नोटिस दिया है, उसकी भी उतनी ही अहमियत है, वो डिस्कस होता है। आपने नोटिस का जवाब दिया है, उसकी भी उतनी अहमियत है। आप पिटीशन दायर करें, उसकी भी उतनी अहमियत है, क्योंकि आप एक लफ्ज लिख कर दे रहे हैं। वकील समझते हैं इस चीज को कि बाजुकात अगर वकील कोई गलत बात कर दे तो वो बाजुकात मुकर भी जाते थे ना, मैं तो ऐसा नहीं कहा, या ये भी कह देते हैं जनाब वो गलती से ये शायद मेरे मुंह से निकल गया, मेरी नीयत ये नहीं थी, मेरी टेंशन ये नहीं थी, तो प्लीज मैं दरअसल ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा था। वो दिस दैट करके क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं कि पतली गली से निकल जाए। लेकिन जब आप ये चीज लिख कर देते हैं तो अब आप ये प्ली नहीं ले सकते। वो इन राइटिंग है, वो आपके पास भी इन राइटिंग है, वो जज के पास भी इन राइटिंग है, वो अपोनेंट पार्टी के पास भी इन राइटिंग है। ठीक है जी। तो जो आपने वर्ड्स एक्सचेंज कर दिए वो बहुत सोच समझ के करना होता है कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है आपके केस को सफर करता है। और मैं जो बार बार अर्ज कर रहा था कल भी और आज भी, कि इसमें आप ये नहीं होता जब चाहे चेंजिंग करते हैं, इसमें चेंजिंग नहीं होती कोर्ट की इजाजत के बगैर, और बहुत कम होता है कि कोर्ट इस चीज की इजाजत दे। इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल ड्राफ्ट। ये बहुत ही अहम बात है। यू विल अंडरस्टैंड द नीड फॉर इट फ्रॉम इट्स मेमोरियस रूवियंस विद द reputable law firm or a good chamber। जो आप लिखते हैं ना, ये आपकी एक तरह की एडवर्टाइजमेंट भी है। अगर आप अकेले प्रैक्टिस, सोलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो ये इसमें आपकी काबिलियत छुपी है और ये आपकी एडवर्टाइज कर रही है। और अगर आप किसी चैम्बर से वाबस्ता हैं तो ड्राफ्टिंग अच्छी है तो आपकी तारीफ तो होगी, साथ उस चैम्बर की, उस ऑफिस की भी तारीफ होगी। ड्राफ्टिंग में झोल रह जाएगा तो आप भी सफर करेंगे और उस चैम्बर को भी नुकसान पहुंचेगा कि फलां चैम्बर से ये ड्राफ्टिंग आई है और उसमें कितने ज्यादा नुक्स हैं। देखिए चैम्बर्स में बहुत से वकला होते हैं, सीनियर वकला भी, जूनियर वकला भी। जब ड्राफ्ट कोर्ट में जाता है तो वह ये नहीं पता होता कि किसी जूनियर ने लिखा या सीनियर ने लिखा, वहां सिर्फ चैम्बर का नाम यूज हो रहा होता है, फलां का चैम्बर है, फलां सीनियर एडवोकेट का चैम्बर है, वो चैम्बर भी बदनाम हो रहा होता है। यानी आप अपने चैम्बर की नेकनामी का सबब भी बन सकते हैं और चैम्बर की बदनामी का सबब बन सकते हैं। कहां से? ड्राफ्टिंग से। देखिए आप कोर्ट में आर्गुमेंट्स कर रहे हैं तो कम लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन याद रखें ड्राफ्टिंग आपकी बहुत सी जगहों पे जाती है, बहुत से लोग उसकी कॉपी करा रहे होते हैं और वो बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल भी हो रही होती है। One liar must just one change while another may
propose a completely different change in the draft. Every line is checked for the effectiveness and accuracy, and each word is validated multiple times for its impact and contextual meaning. बात समझे? कोशिश ये करें कि जब आप चैम्बर से वाबस्ता हैं तो ये नहीं कि आप अकेले वो कहते हैं ना वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाना, आपने ड्राफ्ट तैयार किया, किसी को दिखाए बगैर जाके कोर्ट में सबमिट करवा दिया। बेहतर है उसको चैम्बर्स में बाकियों के सामने रखें। यानी अगर मैं इसको सादा लफ्जों में कहूं तो आप क्या कह सकते हैं? मशावरत, मशवरा आप मशवरे से करें। जब आप एक रखते हैं, दूसरे तीसरे वकील देखते हैं तो मे भी कोई और सजेशन आ जाए और वो सजेशन ज्यादा बेहतर, वो सजेशन ज्यादा बेहतर हो, तो यूं आप कह सकते हैं कि कंसल्ट करके सलाह मशवरे से अगर आप तैयार करते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। ईच रिटन वर्ड विल बी इंटरप्रेटेड, ठीक है जी, डिस्कस्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑन इट्स मीनिंग बाय द अपोजिट साइड। देखिए आपने लिख कर दे दिया, और लेकिन जब वो आपका लिखा मुखालिफ पार्टी के पास जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो तो एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम करेंगे। वो तो एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम करेंगे। वो आप ये नहीं कह सकते नहीं जनाब मेरी तो नीयत ये थी, मैं तो दरअसल ये कहना चाह रहा था, वहां ये नहीं होगा। लिख कर दे दिया, तीर कमान से निकल गया, आपने अपने हाथ काट कर दूसरी पार्टी को पकड़ा दिए। आप बेशक प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं या डिफेंस साइड पे हैं, दोनों तरफ बात कर, ठीक है जी। तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी, माइनर सी मिस्टेक भी होगी, तो वो माइनर मिस्टेक आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। या यूं भी कह सकते हैं कि आपकी छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती दूसरी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, आपके लिए उतना ही हार्मफुल साबित हो सकती है। It is essential not only to write what one wants to convey, but you should also predict what will be used by the opposition against you. And thus, you need to note down even what you did not intend to say, hence, clearing all possible kinds of interpretation. गौर करें आखिरी लफ्ज पर, to clear all possible kinds of interpretation. देखिए क्लाइंट कहता है ये लिख दें, आप क्लाइंट के मुंशी नहीं है कि क्लाइंट ने ये का लिख दें तो आपने वो लिख दिया, दैट्स ऑल। आपने क्लाइंट के मशवरे पर नहीं चलना। वकील कौन होता है? वो लीगल एडवाइजर होता है। आपने क्लाइंट से एडवाइस लेनी नहीं है, आपने क्लाइंट को एडवाइस देनी है बाद में। क्योंकि पार्टी ने कहा था यूं, हमने तो पार्टी के कहने पे यूं कर दिया था। तो मेरे भाई आपने पार्टी कहने पे किया था, केस हार गए तो फिर पार्टी ये बात नहीं करेगी कि हमारे कहने पे किया था। वो लाइबिलिटी आप पर आएगी, आप डिफेम होंगे, आपकी शोहरत खराब होगी, और दूसरे लफ्जों में आपका नाम बनेगा, नेक नाम भी बनेगी। तो आपने पार्टी से एडवाइस लेनी नहीं होती, उसको एडवाइस देनी होती है। ये ना कहें कि पार्टी ने ये कहने दिया। अगर एक पार्टी के लिए ना लिखे लेकिन आप जरूरी समझते हैं तो लिखें, हर वो चीज लिखें, हर वो चीज लिखें जिससे आपको केस के अंदर फायदा हो सकता हो, ठीक है जी। इट्स क्रिटिकल टू नेवर अलाउ एनी लीगल एम्बिग्विटी इन द ड्राफ्टिंग। अगर लीगल एम्बिग्विटी कोई हम छोड़ देंगे, यानी कोई ऐसी बात लिख देंगे जिसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, कोई ऐसी बात लिखते हैं जिसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, यानी एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाए, तो याद रखें वो एम्बिग्विटी वो आपके खिलाफ जाएगी, वो एम्बिग्विटी आपके खिलाफ जाएगी, यानी जो डाउट क्रिएट होगा आपके खिलाफ जाएगा। आप वो लिखें जो बात बड़ी क्लियर। वो एक उर्दू शायर का मुझे मजाहिया मिसरा याद आ रहा है। वो कहते हैं जी, बहन, बहन होती है तो होती है या होती ही नहीं। मर्द के सामने, मेरे सामने एक लड़की खड़ी है तो दो ही बातें हैं, दो ही बातें हैं, या तो वो मेरी बहन है या मेरी बहन नहीं है। ये मुझे बहनों की तरह है, बहनों जैसी है, मेरा ख्याल है ये हिपोक्रेसी होती है, मुनाफिकत होती है। वो लड़की या तो मेरी बहन है या नहीं है। यू शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड बी वेरी क्लियर, नॉट ओनली इन योर थॉट्स बट आल्सो इन योर वर्ड्स एज वेल एज इन योर एक्शंस। ऐसी कोई बात ना लिखें जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते। जब एक से ज्यादा मतलब निकलेंगे तो याद रखें
जो मुखालिफ पार्टी है वो उसको कैश कराएगी और वो उसको अपने हिसाब से कैश कराएगी। एक बड़ी इसकी खूबसूरत सी मिसाल हो सकती है जब आप घर बनाते हैं ब्रिक्स के साथ। ठीक है जी, आपने फाउंडेशन ब्रिक्स नीचे रखी, उसके ऊपर इमार मजीद ईंटें और यूं आपने दीवार खड़ी कर ली, घर बना ली, कार को कोठी बना ली, बंगला बना लिया। अब जो नीचे ब्रिक्स थी फाउंडेशन में, तो आप ये समझें कि वो ड्राफ्टिंग थी। अब जब आपने दीवार खड़ी कर ली, अब नीचे आप फाउंडेशन चेंज नहीं कर सकते। अगर फाउंडेशन टेढ़ी रह गई, फाउंडेशन गलत हो गई, तो वो पूरी की पूरी दीवार टेढ़ी जाएगी। आप दीवार को ठीक नहीं कर सकते, सीधी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाउंडेशन ही गलत बनी हुई है। तो ये नहीं हो सकता कि इमारत बनाने के बाद आप फाउंडेशन में तब्दीली कर दें। अगर फाउंडेशन टेढ़ी है तो सारी बिल्डिंग ही टेढ़ी जाएगी और बड़ी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। तो फाउंडेशन सीधी है तो इमारत सीधी जाएगी। तो जब आप प्लीडिंग करते हैं, केस लड़ते हैं, ट्रायल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आपकी मेन प्लीडिंग है उसकी अहमियत बिल्कुल वही है जिस तरह घर बनाने में फाउंडेशन में होगा। आप जब घर बना लेते हैं, जो ईंट टेढ़ी लग गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उस एरर को फिक्स नहीं कर सकते, सवाई इसके कि पूरी की पूरी इमारत को गिराएं और पूरी की पूरी इमारत को दोबारा बनाएं। ठीक है जी, और जाहिर है ये मुमकिन नहीं। सो अच्छा, एक और बात, अगर हम कुछ गलत लिख बैठे हैं और कोशिश करते हैं कि बहस में आके उसको ठीक कर लें, तो मैं आपको ज्यादा देर में बताऊं, जो चीज आपने गलत लिख ली और आप उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे गलती उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। गलती उतनी ज्यादा, यानी गलती को सुधारने की कोशिश में आप मजीद गलतियां करते चले जाएंगे। सो शुरू से ही आपको इस पे स्किल पे अबूर होना चाहिए जी। तो इस बहुत सारी अहमियत के बाद अगर हम बात को आगे बढ़ाएं, तो वो हो सकता है कि हाउ टू लर्न क्रिमिनल ड्राफ्टिंग स्किल। तो अब बड़ी अहम बात है कि ठीक है जी, पता चल गया आपको इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इसको सीखा कैसे जाए, सीखा कैसे जाए, हाउ टू लर्न। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी बात, आपका जो लॉ स्कूल है वहां ये आपको चीज नहीं सिखाई जाती। आप, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। लॉ से वैसे हम हमारे यहाँ तो लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वेस्ट में उसको लॉ स्कूल ही कहा जाता है। यानी ये समझ लें आपका जो लीगल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप लॉ कर रहे हैं, तो डेफिनेट बात वहाँ आपको ऐसे ड्राफ्टिंग नहीं सिखाई जाती, और थ्योरी की चंद चीजें पढ़ लेने से ड्राफ्टिंग नहीं आती। तो फिर ड्राफ्टिंग कहाँ से सीखें? द ओनली एफिशिएंट मेथड टू लर्न सच किलर ड्राफ्टिंग, किलर ड्राफ्टिंग जो दूसरे को तबाह करके रख दे, is by observing and learning them from outstanding seniors। ये आप जब यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होते हैं, लॉ कॉलेज पढ़ रहे होते हैं, वहां से आप सीख कर नहीं आते। अगर आपके सीनियर कॉम्पिटेंट है, किसी अच्छे वकील के साथ अटैच है, आप ये सिर्फ वहां से सीख सकते हैं, यानी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। ये किताबी बातें नहीं होती, बड़ी सिंपल सा तरीका। आपको क्या करना है, आप हर वक्त तो आप कोर्ट में केस नहीं लड़ रहे होते, आप कैमरे में फ्री बैठे होते हैं, तो आप कोई भी केस फाइल उठाएंगे और उसकी ड्राफ्टिंग पढ़ना शुरू कर दें, देखें केस कैसे बनता है। क्रिमिनल केसेस में ज़ाहिर है एफआईआर से ही शुरू करेंगे, पहले एफआईआर पढ़ेंगे, उसके सेक्शंस निकालेंगे और देखेंगे किस सेक्शन के तहत कौन सा क्राइम कमिट होता है, उसकी क्या ऑफेंस है, केस को समझेंगे, उसके सेक्शन समझेंगे, और उसके बाद जब आप उसकी ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे तो आपको मतलब समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ये चीज आपको किताब में नहीं मिलती, क्योंकि किताब में सिर्फ आपको एक लिखी लिखाई चीज मिल जाएगी, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल जब केस आपके सामने होता है ना, तो वो आप पढ़ सकते हैं, सीनियर से मशवरा कर सकते हैं। ठीक है जी। However, if you do not have an excellent senior who invest time in correcting the draft, you will never get a chance to learn these skills। अगर आपके सीनियर को खुद ड्राफ्टिंग नहीं आती, या उनको ड्राफ्टिंग आती है, वो आपको टाइम नहीं दे रहे, या आप यूं कह लें आप उनसे टाइम ले नहीं पा रहे, तो आप फिर कभी ड्राफ्टिंग नहीं सीख सकते। आप कभी, क्योंकि ये चीज आती है प्रैक्टिस के साथ।
ये बड़ी एक गलत फहमी है कि मैं फलां किताब पढ़ के ड्राफ्टिंग सीख सकता हूँ। मैंने वो अराइज नबी की फलां किताब पढ़ ली, ड्राफ्टिंग की फलां किताब पढ़ ली तो आ गया, ऐसा नहीं होगा। अब मैं भी जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी बातें थ्योरेटिकली अर्ज कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कब करते हैं? जब आपके सामने एक लिफाफा होता है, ड्राफ्ट होता है, केस होता है, आप उसको पढ़ते हैं, खोलते हैं और फिर आप समझते हैं। ठीक है जी। अब दो ही बातें हो सकती हैं। सम इंटेलिजेंट पीपल विल लर्न वाया एक्सपीरियंस, वाया ट्रायल और वाया एरर। ठीक है जी। एक तो ये है कि आपने अपने सीनियर के एक्सपीरियंस से सीखा, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात है खुद एक्सपीरियंस करके सीखा। ठीक है। ये इसके बाद बात आती है, खुद एक्सपीरियंस करेंगे उसमें आप नुकसान भी करेंगे, ट्रायल एंड एरर दोनों होंगे, नुकसान भी करेंगे। तो मैं इस बात को अगर सादा लफ्ज़ में बयान करूं कि बेहतर यह है कि आप दूसरे के नुकसान से सीखें, बजाय इसके कि आप खुद नुकसान करके सीखें, आप दूसरे के नुकसान से सीख लें। आपको जो सीनियर है वो बेटा यूं नहीं पहुंच जाता, वो सीनियर बनने में टाइम लगता है। उसके जहन में पूरे कंसेप्ट होते हैं सिर के जहन में लॉ के, जो शायद आपके जहन में उस तरह से नहीं होते। ठीक है जी। तो यही मैं बात बात इसलिए जोर दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी अहम बात ये नोट कर लें, सीनियर का मतलब ये हरगिज नहीं कि वो एज में सीनियर। सॉरी टू से, सीनियर का ये मतलब नहीं कि वो एज में सीनियर हो। मैंने बहुत से ऐसे सीनियर वकील देखे हैं जिनकी प्रैक्टिस को 20-20 30-30 साल हो गए हैं, इसके बावजूद वो लॉ की बेसिक्स को भी नहीं समझते। मैं बड़ी माजरत के साथ हम्बली में अर्ज कर, अब आपको तो ये पता है सीनियर वकील है, 20-30 साल हो गए, लॉ की बेसिक्स को नहीं समझते। अच्छा, एक जुल्म और हो रहा है, एक जुल्म और हो रहा है। एक बंदा जॉब करता था, वो टीचर था, वो लेक्चरर था, वो अकाउंटेंट था, वो किसी बैंक में काम करता था, किसी और शोबे में काम करता था, रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, उसे एलएलबी की हुई थी, बूढ़ा हो गया वकील बन गया। अब बाल तो सफेद है, बूढ़ा है। आप ये समझ रहे हैं सीनियर वकील है, हालांकि वो तो सारी उम्र करता रहा क्लर्क की, वो तो था बैंकर, वो तो था टीचर, वो तो था लेक्चरर, सारी उम्र उसने प्रैक्टिस कोई और काम किया है। अब बूढ़े होके प्रैक्टिस में आ गया, आप उसकी उम्र को देख के समझेंगे सीनियर वकील है, हालांकि वो तो जूनियर मोस्ट वकील है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि हर सफेद बालों वाला सीनियर वकील भी हो। वो दूसरे शोबों से आए होते हैं, रिटायरमेंट के बाद आए होते हैं, वो सीनियर वकील नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, जो वाकईतन सीनियर वकील है जिनकी प्रैक्टिस है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि प्रैक्टिस के बाद उन्होंने कुछ सीखा भी हो। देखिए, प्रैक्टिस करना और बात है, सीखना और बात है, लर्न करना और बात है। एन मुमकिन है कि एक सफेद बालों वाला सीनियर वकील आपको पॉइंट ना बता सके, एक नौजवान वकील जो नया वकील है वो उसको रेस कर ले। ठीक है जी। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता जो बहुत बूढ़े हैं वो सीनियर होते हैं और जो बिल्कुल नौजवान है उनको कुछ भी नहीं आता। मेरे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं, नौजवान वकीला की, लड़के लड़कियों की, उनकी उनकी ला पर ज्यादा बेहतर ग्रिप है, क्योंकि पढ़ कर आए हैं, उनको शौक है, उनको इंटरेस्ट है, वो नए नए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो जब मैं लफ्ज सीनियर इस्तेमाल करूं तो याद रखिए, सीनियर का मतलब ये नहीं कि जो बूढ़ा हो जिसके बाल सफेद। सीनियर का ताल्लुक बाहो साल से नहीं होता, सीनियर का ताल्लुक फिजिकल एज से नहीं होता, सीनियर का ताल्लुक इस बात से है कि आप अपने पेशे में कितने इन्वॉल्व हैं, कितनी मेहनत की है, कितने खपे हैं अपने पेशे के साथ, या इसका ये मतलब। ठीक है जी। सो if you want to learn these drafting skills, do not hesitate to get in touch with your senior and even subordinates. जरूरी नहीं कि आपके हम उम्रों को ना, तो इवन जो आपसे जूनियर्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, ये एन मुमकिन है कि वो कोई ऐसा शानदार पॉइंट निकाल लें, ऐसा पॉइंट रेस कर लें जो आपको भी पता ना, जो आपको भी पता ना। ठीक है जी। दे विल हेल्प यू प्रैक्टिस with experts, ठीक है जी। यहाँ टीचर्स की बजाय लॉयर्स ही मुनासिब होगा। ठीक है जी। क्योंकि वो रियल में आपको एक चीज सिखा रहे होंगे, असल केस आपके सामने होगा। आगे चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाउ टू मास्टर क्रिमिनल ड्राफ्टिंग स्किल। आप चाहते हैं कि आप इसके वाकई माहिर बन जाए, आप
माहिर बन जाए क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की, तो क्या होगा? क्रिमिनल ड्राफ्टिंग इज हाई डिमांडिंग लीगल स्किल नियरली मस्ट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लीगल प्रोफेशनल। वो सिविल कर रहा है, वो क्रिमिनल कर रहा है, वो रेवेन्यू का कर रहा है, वो बैंकिंग का कर रहा है, व्हाटसोएवर, रिगार्डलेस ऑफ इफ यू एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आर इन हाउस काउंसिल। आप इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, किसी चैम्बर के साथ अटैच है, सिविल है, क्रिमिनल है, किसी भी फील्ड में है, इसकी अहमियत सबके लिए बराबर है। Eventually, people who are not confident about their skills to starting together words to create a meaningful and worthily defense end up asking where and how should I start. जो मेरा एक्सपीरियंस भी है कि बहुत से लोग जो लॉ जानते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, सारा मामला ठीक है, लेकिन वो इवन ये नहीं जानते बात को शुरू कहाँ से करना है। देखिए, काबिल होना और बात है, लिखना एक आर्ट है, राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट है ये, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, ये बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। तो लॉ पे ग्रीप अपनी जगह पे, लेकिन ये आपको एक स्किल का आर्ट होना चाहिए। Essentially, legal drafting skills are made of five distinct soft skills. You might fail at creating high quality legal drafting if you lack even one of them. ये पांच चीजें हैं जी, मैं इसको लिख दूं, मैं बोल दिया, लिखा नहीं मैंने, इवन वन ऑफ देम। ये पांच चीजें एक्सपर्टीज आपके पास होंगी तो आप अच्छे लीगल ड्राफ्ट हो सकते हैं। नंबर एक, फ्लॉलेस राइटिंग। फ्लॉस कहते हैं कमी को, कि आपने लिखा, कोई कमी रह गई, कोई बात लिखने से भूल गए, किसी बात की वजाहत नहीं कर पाए, कोई झोल रह गया, ठीक है, कमी फ्लॉस के मैंने आता है। तो वो हर लिहाज से मुकम्मल हो, ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए। तो पहली क्वालिटी क्या होती है फ्लॉलेस राइटिंग, कि उसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई झोल ना हो आपकी राइटिंग। दूसरा जी, एक्सेप्शनल एडिटिंग। एक्सेप्शनल, बहुत ज्यादा एडिटिंग। आपने लिख के जान नहीं छुड़ा रहे, लिखा और कोर्ट पे फेंक दिया, उसको एडिट करना है। अब एडिटिंग का क्या मतलब होगा? उसको बार बार देखेंगे, जुमले की भी गलती हो सकती है, लफ्ज की भी गलत हो सकती है, कॉमर्स फुल स्टॉप की भी गलत हो सकती है, ठीक है जी, ये ग्रामेटिकली गलती भी हो सकती है, टेंस की गलती भी हो सकती है, और इवन के पूरा पूरा जुमला भी मीनिंगलेस हो सकता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ भी मीनिंगलेस हो सकता है, जरूरत हो सकती है आपको। तो उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। हम आमतौर पर लिख के एक आध दफा देखते हैं और उसको फाइल कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सी गलतियां रह जाती हैं, ठीक है जी। उसमें यानी ग्रामर कंसेप्ट की मिस्टेक हो सकती है, वर्ड्स की मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, पंक्चुएशन की मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, और ये कब होगा? जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे। आगे जी, अनवेयरिंग परसिस्टेंस। अनवेयरिंग क्या होता है? कि उसमें कोई झोल ना, किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का, यानी कोई ऐसा ना हो कि कहीं बात क्लैरिटी नहीं। जहां बात में क्लैरिटी नहीं होगी, आपको लग रहा है कि मैं ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो फिर जुमला तब्दील करें, फिर तब्दील करें, फिर तब्दील करें, जब तक मुकम्मल प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, स्ट्रॉन्ग लीगल नॉलेज। जाहिर है, आप जब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो आपके पास केस है, आप प्रोसिक्यूशन में है या डिफेंस में है, अगर आप उसको बेसिक लॉ का ही नहीं पता, बेसिक सेक्शंस का ही नहीं पता, तो ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं कर सकते। तो बड़ी बुनियादी सी बात है कि जो केस है वो एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। कल भी बात हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जबानी रट्टा लगा लेना है, उसको रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं, ना ही आपसे जबानी सुना जाएगा। आप में ये आर्ट हो कि हाउ टू कंसल्ट द लॉ, आप कंसल्ट किस तरह से करना है, ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है जी। क्रिटिकल थिंकिंग ये होगी कि आप अपने ही लिखे को मुखालिफ की नजर से देखें, अपने ही लिखे को, यानी आप यूं समझें कि लिखा आपने है,
लेकिन लेट्स सपोज ये आपने नहीं लिखा, ये किसी और ने लिखा और आपने इसमें गलतियां निकाल दी। जब हम चीज को क्रिटिकल व्यू से देखते हैं ना, तो बाजूकात कुछ और चीजें निकलती हैं। हमें अपनी तहरीर तो अच्छी लगती है ना, वो कहते हैं हर बाप को अपनी औलाद अच्छी लगती है, हर बाप को अपनी औलाद अच्छी लगती है। आपने जो ड्राफ्टिंग की है, आप तो यही कहेंगे कि जी आपने तो मोती फिरो दी है। तो जरा थोड़ा सा ये देखें कि अगर ये आपके मुखालिफ ने लिखा होता, मैं अर्ज करो, आई होप आप फॉलो कर रहे होगे। आप तो कह रहे मैं तो जी बहुत बड़ा जबरदस्त राइटर हूं, मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया। थोड़ी देर के लिए लेट्स सपोज कि जो आपके सामने आपका लिखा हुआ है, आप समझें ये तहरीर आपके मुखालिफ की है, और फिर आप उसमें से कीड़े निकालें, गलतियां निकालें, एरर्स निकालें, मिस्टेक निकालें, दायरे लगाना शुरू कर दें, तो बहुत सी गलतियां निकल आएंगी। लेकिन जब आपने एक्सपोज किया हुआ है कि आपकी तहरीर है और बेहतरीन तहरीर है, तो जाहिर है फिर वो चीज नहीं। ठीक है जी, आगे चलें। फर्स्ट स्टेप टू लर्न द लीगल ड्राफ्टिंग, a foolproof method to starting the journey to becoming an expert legal draftsman is to be writing. आपको लिखना स्टार्ट करना है। जस्ट अबाउट एनीथिंग विल वर्क एंड वन कैन इनिशिएट बाय राइटिंग शॉर्ट लीगल ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स। अब लिखना शुरू करें। आपके पास केस नहीं है, आप लीगल ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दें, लीगल आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें। आप जानते हैं लॉ जर्नल्स होते हैं, उकला के बहुत से जर्नल्स होते हैं। अगर आपने अच्छा लिखा है तो वो आपके ऐसे को, आपके आर्टिकल्स को, आपके थीसिस को छाप देते हैं लीगल जर्नल। आप लीगल जर्नल में लिख कर दे सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं लॉ की, आप वहां, मैं आपको ही रिकमेंड करूंगा, लॉ की जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आर्टिकल्स लिखें, ब्लॉग लिखें। इवन आपको पैसे नहीं मिलते, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप, अगर आप ये पूछेंगे ऐसी लीगल साइट्स कौन सी, आप जस्ट गूगल पे जाके लिखें लीगल वेबसाइट, तो आपके सामने हजारों की लिस्ट आ जाएगी। आप ब्लॉग लिखे उनको भेज दें, वो आपको बेशक पैसे ना दें, लेकिन आपको कम से कम पता चलता जाएगा, आपकी लिखाई में निखार आता चला जाएगा। तो हमें हमारी हमारी ड्राफ्टिंग कब बेहतर होती है, जब हम लिखते हैं। लेकिन हमारा मसला है हम सोचते ज्यादा है, लिखते कम है। आप लिखना शुरू कर दें, आप ब्लॉग्स लिखें, आप आर्टिकल लिखें, आप खुद अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखें। वो फेसबुक अकाउंट रॉ रिलेटेड है, वहां जाके लिखें, डिफरेंट वेबसाइट्स पे लिखें, पीएलजे के लिए लिखें, पीएलडी के लिए लिखें, सीएलसी के लिए लिखें। तो आप देखेंगे कि ये जब आप लिखेंगे ना डिफरेंट चीजें, तो ये आप खुद ब खुद निखार आता चला जाएगा। Once you feel confidence, you can shift to long form writing. It is also mock exam of legal drafting. एक तरह का ये mock exam की तरह होगा। मतलब ये है कि आपके हाथ से जितनी अल्फाज गुजरेंगे, आप उतने पॉलिश होते चले जाएंगे, उतने बेहतर होते चले जाएंगे। Similar to hand-eye coordination, writing goals, good legal drafting depends on फिंगर माइंड कोऑर्डिनेशन। फिंगर माइंड को ये लफ्ज नोट कीजिए, फिंगर माइंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपका फिंगर यानी जो आप हाथ से लिख रहे हैं और जो सोच रहे हैं, ये कनेक्शन जब बन गया ना, ये फिंगर माइंड का जब कनेक्शन बन गया, तो आपकी राइटिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। यानी बात यह है, बाजू का हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हाथ से हम कुछ और लिख रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये जब मैचिंग हो जाएगी ना दिमाग और हाथ की, यानी जो आपका दिमाग सोच रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है, राइटिंग स्किल क्या होती है कि जो आपका दिमाग सोच रहा है, आपका हाथ भी वही लिख रहा हो। सोच कुछ और रहे हैं, कहना आप कुछ और चाहते हैं, लेकिन आप अल्फाज नहीं बना पा रहे। यानी यूं समझ ले, यू आर नॉट कम्युनिकेटिव, यू शुड बी कम्युनिकेटिव। आप जो कहना चाहते हैं, क्या वो बेहतर अंदाज से कह पाए हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन जाहिर है ये सलाहियत अपने आप नहीं आ जाती, यानी जल्दी प्रैक्टिस करने से आती है। आप लिखने की आदत बनाए, लिखें, ब्लॉग लिखें, आर्टिकल्स लिखें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे लिखें। तो क्या होगा, जितना आप ज्यादा लिखेंगे, उतना ही आपके कम्युनिकेटिव हो जाएंगे। अपनी बेहतर को आप देखें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप भी जानते होंगे, वो बड़े काबिल लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते।
समझा नहीं पाते। टीचर की मिसाल ले ले, एक टीचर अपने सब्जेक्ट में बहुत कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन बच्चे कहते हैं हमें समझ नहीं आती इनकी बात। वजह क्या है कि कॉम्पिटेंट है, कम्युनिकेटिव नहीं है। लेकिन एक टीचर जो बहुत अच्छा, जिसको नहीं पढ़ाना आता, कम्युनिकेटिव अच्छा है, तो अच्छा टीचर। नेक्स्ट स्टेज क्या है, कम्युनिकेटिव तो है लेकिन उसको इन राइटिंग नहीं ला सकता। आपको आता है ये और बात है, लेकिन आप इस तरह लिखें कि जज को और मुखालिफ फरीक को कन्विंस कर सकें, ये और बात है। Once you learn how to write correctly, you are the top talent in which our form you join. The practice starts with writing article initially with simple ones and then gradually to difficult ones. आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लिखें, आसान चीजें लिखें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप आगे ले जा सकते हैं। ठीक है जी। आखिरी बात करके मैं वाइंड अप करूंगा गुफ्तगू को। यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर क्रिमिनल ड्राफ्टिंग कोर्स फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल टू मेक अप योर डेफिशिएंसीज। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको बाकायदा ड्राफ्टिंग का कोर्स करवाते हैं। ठीक है जी, मैं भी करवाता हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है इल्मोदब के नाम से। मेरा अपना चैनल है जी, www.ilmoadab.com, और इल्मोदब के नाम से यूट्यूब का चैनल भी है अलहमदुलिल्लाह, जो काफी भी होता है। तो मैं बाकायदा क्लासेस लेता हूँ इसकी। ठीक है जी। अभी यहाँ मैंने कोशिश की है बेसिक चीजें आपको कवर करने की, लेकिन जब ड्राफ्टिंग का सेशन होता है वो 1 माह का होता है, यानी डेली क्लास होती है, 1 माह क्लासेस होती हैं। तो हम 1 माह के अंदर फिर पूरा कवर कोशिश करते हैं कि सिविल क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के तमाम एस्पेक्ट्स कवर किए जाए। उन क्लासेस का फायदा ये होता है, वह सिर्फ थ्योरी की बात नहीं होती, आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दी जाती हैं, टास्क दिया जाता है कि आप इस पे ड्राफ्टिंग करके आए, और फिर बताया जाता है कि इन ड्राफ्टिंग में क्या क्या डेफिशिएंसीज। ठीक है जी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें, आप मेरे साथ ज्वाइन करें या किसी भी अच्छे एक्सपर्ट के साथ ज्वाइन करके आप अगर एक छोटा सा कोर्स कर लेते हैं। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्राफ्टिंग नहीं आती, क्योंकि जब तक आप ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे और बार बार नहीं करेंगे, करके सीनियर को दिखाएंगे और वो आपकी गलतियां निकालेगा, तो ही आपको ड्राफ्टिंग आएगी। सिर्फ बुक पढ़ने से, असूल समझने से ड्राफ्टिंग नहीं आएगी। ठीक है जी। मैं एंड पर थोड़ा सा फायदा लेते हुए आपको एक बाकायदा बेल एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ठीक है जी। ड्राफ्ट की हमने थ्योरी बहुत कर ली, एंड पे प्रैक्टिकल भी कर लें, और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज इट इज द बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन आपने मूव करनी है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये छोटी सी एक प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग में आपके सामने रखा। सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ ज़र अदालत का नाम देना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद सिटी जिस अदालत में है, मसलन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान वटसएवर जो भी है, कोर्ट का नाम आएगा, शहर का नाम आएगा। उसके बाद क्रिमिनल केस नंबर। ठीक है जी। जो नंबर आप आता है, उसके बाद साल आप लिखते हैं, ये जाहिर है उसका एक नंबरिंग लगती है। क्रिमिनल प्रोसीजर आप केस दायर करते हैं तो क्या होता है, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन स्टेट करती है, यानी रियासत की तरफ से केस दायर किया जाता है। तो कंप्लेनेंट कौन होती है, खुद रियासत होती है। और जो मुल्जिमान होते हैं, एक्यूज्ड उनको कहते हैं, एक्यूज्ड रिस्पोंडेंट होते हैं। स्टेट जो होती है कंप्लेनेंट होती है। जिस पार्टी ने एफआईआर दर्ज करानी होती है वो स्टेट के साथ होती है। लेकिन बेसिकली जो क्रिमिनल केस फाइल होता है, एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से नहीं होता, केस फाइल होता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। सो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है। उसके फौरन बाद आपको बताना होता है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन, कि आप जो केस कर रहे हैं ये किस सेक्शन के तहत है। ठीक है जी। वो आपको सेक्शन का हवाला देना होता है पाकिस्तान पीनल कोड के। ठीक है जी। साथ ही फिर आपको पुलिस स्टेशन लिखना होता है कि ज़रा एफआईआर दर्ज हुई है, ये किस पुलिस स्टेशन, ज़रा पुलिस स्टेशन का नाम आएगा और शहर आएगा। इसके बाद इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। आप चंद चीजें पेश करते हैं, आप क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया तो मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, दैट द अक्यूज्ड एप्लीकेंट वाज एप्रीहेंडेड फॉर एन लीगल ऑफेंस बाय द पुलिस। ठीक है जी। इन केस फ्ला 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 फ्ला। ठीक है जी। अब उसमें पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, हम सिर्फ पुलिस ही लिखते हैं जी। इन द केस ऑफ,
ठीक है जी। इन द केस ऑफ भी हो जाएगा, और उसके बाद आप ऑफ ही लिखे खाली। ठीक है जी, आपने केस का हवाला दे दिया। सेकंड पे आ जाए, दैट द एक्यूज्ड हैज बीन फॉल्सली accused in the case and that is no evidence implicating him has been discovered। सिंपल सी बात है जी, जब बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो आप यही कह रहे हैं ना कि उसको गलत पकड़ा गया। आप यानी ये समझ लें, बेल एप्लीकेशन जो मूव होगी वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो नहीं होगी ना, एक्यूज की तरफ से होगी। ठीक है जी। तो पहले तो आप यही बताएंगे कि जो एक्यूज्ड है वो उसे पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, बड़ी सिंपल सी बात। दूसरी बात, आप डिटेल पे तो बाद में जाएंगे, पहले ही बताएंगे कि जो केस बनाया गया एक्यूज के खिलाफ वो फॉल्स है, वो गलत है, वो बेबुनियाद है, उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस पुलिस के पास नहीं है। ठीक है जी। थर्ड क्या, दैट द एक्यूज इज कंप्लीटली इनोसेंट एंड हैज कमिटेड नो रॉन्ग डूइंग। उसने कुछ जुर्म नहीं किया, उसको बिला वजह एक केस में इन्वॉल्व कर लिया गया, वो मुजरिम नहीं है। अच्छा जी, अब देखें, ये जब हम कहते हैं ना कि इनोसेंट है, तो ये वो भी लिख रहे होते हैं, ये वो भी लिख रहे होते हैं जो मर्डर किया होता है। जो मर्डर केस में आए होते हैं ना, तो वकील उसको भी इनोसेंट लिख रहा होता है। किस तरह लिख रहा होता है? अब देखिए, लॉ में बड़ी बेसिक चीज एक होती है, जिसको कहते हैं आप सेल्फ डिफेंस। ठीक है जी। मुझे एक शख्स मुझे एक शख्स अ, घर में आया है चोरी डकैती की नीयत से, उसके पास पिस्टल है, उसके पास रिवॉल्वर है, और उसने मुझे गन पॉइंट पे लिया हुआ है, मेरी फैमिली बच्चों को गन पॉइंट पे लिया हुआ है, मुझे डर है कि वो गोली चला देगा। तो इससे पहले कि वो गोली चलाए, मेरी जान को थ्रेट है, मैं अगर गोली चला देता हूं तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे सेल्फ डिफेंस। ठीक है जी। तो ये नहीं समझे, एक बंदे ने अगर कत्ल भी कर दिया है और वो प्ली ले रहा है सेल्फ डिफेंस की, तो जेन में रखें वो कातिल होने के बावजूद भी इनोसेंट हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि उसने कत्ल कर दिया है तो वो गिल्टी ही है, एक कातिल भी इनोसेंट हो सकता है। किस तरह से? जिस तरह मैंने आपको की, अगर वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही समझ लें कि अगर एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर है और उसने मुजरिमों को पकड़ते हुए फायर किया और बंदा मर गया है, तो अब कत्ल तो उस पुलिस ऑफिसर ने भी कर दिया, कत्ल तो पुलिस ऑफिसर ने भी कर दिया, लेकिन ज़ाहिर ये नहीं है कि हम कातिल है, इसके बावजूद इसको इनोसेंट कहा जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं कि जिसने एक जुर्म कर दिया तो उसके हाथ से मर्डर हो गया तो वो इसका मतलब गिल्टी ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो ये हो गया था हमारा सेकंड पॉइंट। आगे थर्ड पे चले, दैट द एक्यूज इज कंप्लीट इनोसेंट। अच्छा, हो गया था फोर्थ। देखिए, दैट द एक्यूज्ड एप्लीकेंट वाज इंड्यूस्ड, उसको खाम का मुलवस कर लिया गया, थ्रेटेन टू मेक इन्वॉल्व स्टेटमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर। उसको खाम का, यानी एक जुर्म तो बहरहाल हुआ है लेकिन उसको इन्वॉल्व बिला वजह कर लिया गया। वो मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी कि जिनका मर्डर होता है ना पार्टी का, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन क्या करता है, वो जिन्होंने मारा होता है उसके अलावा कुछ बेगुनाह लोगों को भी साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? जब बेगुनाहों को इन्वॉल्व करते हैं तो गुनाहगार भी छूट जाते हैं। ठीक है जी। तो आप ये कहेंगे, यानी ये को सिंपल कह लें कि फॉल्सली इन्वॉल्व किया गया, वो इन्वॉल्व नहीं था। द चालान हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, देयर इज नो चांस ऑफ द एप्लीकेंट टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ध्यान में रखें, जब पुलिस चालान, ये बड़ा लीगल नुक्ता है, बड़ा अहम, जब पुलिस चालान सबमिट कर देती है तो उसके बाद एक तरह का राइट क्रिएट हो जाता है एक्यूज्ड का बेल का। बात समझे? जुर्म कोई भी हो, इवन कितना भी बड़ा जुर्म, सवा हेनियस जुर्म के जिस मर्डर वगैरह 302, वो तो खैर और बात हो जाती है। हीनियस क्राइम, बड़े क्राइम के अलावा बाकी जो क्राइम है, जब जैसे ही जैसे ही चालान सबमिट होता है, एक्यूज्ड का राइट क्रिएट हो जाता है बेल का। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने लिखी। देखिए, अगर फाइनल चालान सबमिट होने से पहले एक्यूज्ड को बेल पे रिहा कर दिया जाए तो खतरा होता है कि वो आके केस को अफेक्ट करेगा,
वो केस पर असरअंदाज होगा, केस को खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब पुलिस ने फाइनल चालान बनाकर सबमिट कर दिया कोर्ट के, अब चालान सबमिट हो चुका है, अब एक्यूज बाहर भी आ जाए तो वो केस को खराब नहीं कर सकता। सो इसलिए कहा जाता है कि जब चालान सबमिट हो जाता है तो उसके बाद एक्यूज का राइट क्रिएट हो जाता है। अब इसको उलट करूं कि जब तक चालान सबमिट नहीं होता कोर्ट में तो बेल होने के चांसेस कम होते हैं। जब तक चालान सबमिट नहीं होता बेल होने के चांसेस कम होते हैं, जब चालान सबमिट हो जाता है तो फिर बेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बात तो मेरे ख्याल में सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ये उनके लिए कोई कंडीशन नहीं। बेलेबल ऑफेंसेस में अगर बेल मूव की जाएगी तो कोर्ट पाबंद है बेल ग्रांट करने की। बरअर्ज कर दूं, बेलेबल ऑफेंसेस में तो अदालत पाबंद है बेल ग्रांट करने की। इवन इवन पुलिस ऑफिसर भी पाबंद है, एसएचओ पाबंद है। लेकिन ये अलग बात है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि उसको बेल ग्रांट करे। तो बेलेबल ऑफेंस में तो वो एज ए राइट बेल क्लेम की जाती है। ठीक है जी। जो बेलेबल ऑफेंसेस नहीं है उनमें भी जब चालान सबमिट हो जाता है, जब चालान सबमिट हो जाता है तो अक्यूज्ड का राइट होता है कि उसको बेल दी जाए। नेक्स्ट देखें, that the most recent application for the bail was filed within the honorable court on date flam flam which has been dismissed। अगर इससे पहले आपने बेल एप्लीकेशन मूव की थी और वो रिजेक्ट हो गई है तो वो आपको लाजमन हवाला देना। ठीक है, आप उसको कंसील नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। अगर आप फर्स्ट टाइम बेल मूव कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे दिस बेल अगेंस्ट दिस अक्यूज्ड एज इज बीइंग मूव फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लिखेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मूव नहीं कर रहे हैं, पहले मूव हुई है, तो आप बताएंगे कि फलां तारीख को मूव हुई, रिजेक्ट हो गई, अब मैं दोबारा मूव कर रहा हूँ। जब दोबारा मूव करते हैं तो आप नए गिरोड्स बनाते हैं। ठीक है जी। जाहिर है नए गिरोड्स बनाएंगे तो मूव होंगे। एक ये बात भी समझ लें, जैसे मुलजिम गिरफ्तार होते हैं ना, अगर फौरन बेल मूव कर दी जाए तो अदालत ने एक जहन बनाया होता है कि चलो 4 दिन तो जेल में रहे ना, इसकी कोई अकल ठिकाने आए। तो बाजुकात कोर्ट्स ये भी करती है, फौरन बेल नहीं देती। आपने फौरन बंदा गिरफ्तार हुआ, आपके पास क्लाइंट आया, आपने फीस लिया, आपने फौरन बेल मूव कर दी और साथ रिजेक्ट। ठीक है जी। हालांकि बेल बनती थी लेकिन आपने क्योंकि फौरन मूव कर दी तो फिर क्या होता है, कुछ दिन ठहर के वकील फिर पार्टी को क्या कहता है, कुछ दिन ठहर जो बेल हो जाएगी। कुछ दिन ठहर के मूव करता है कि जनाब इतने दिन हो गए, ये बंदा पुलिस कस्टडी में है तो मेहरबानी करके इसको बेल कर दें या जुडिशियल कस्टडी। एंड पर आप प्रेयर लिखते हैं, in the light of the aforesaid, it is humbly requested that this honorable court admit the accused yeah, applicant to bail on such terms and conditions as the honorable court deem appropriate in the interest of justice। यानी इसके अगेंस्ट अदालत तो ज़ाहिर जमानत तलब करती है, बॉन्ड तलब करती है कि अदालत जिन शराइत पर चाहे बेल अता कर दे। ठीक है जी। उसके बाद आप ये अकॉर्डिंगली हो गया। आप उसके बाद डेट डालते हैं, डेट के बाद आप एप्लीकेशन मूव करते हैं थ्रू एडवोकेट, तो थ्रू एडवोकेट लिखेंगे, उसमें अपना नाम लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर जी कंप्लीट हुआ। आज हमने बात की क्रिमिनल लॉ पे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे। ठीक है जी। टाइम भी वैसे खत्म हो रहा है लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम थोड़ा सा एडिशनल टाइम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपके कोई क्वेश्चंस आंसर्स, यू कैन पुट क्वेश्चन आंसर्स, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, यू ऑरल वेलकम। और उसके साथ अगर आप मेरी बात में कोई ऐड करना चाहें, एडिशन करना चाहें, या आप कोई सजेशन देना चाहें, मतलब यू ऑल वेलकम टू पार्टिसिपेट्स। मैं अपनी बात यहाँ कंप्लीट कर चुका एक्सक्यूज मी सर। हूँ। जी जी फरमाइए। सर, हमारे अगर पिछले लेक्चर जो है प्रीवियस हमने मिस किए हैं तो वो हम कहाँ से उसको कवर करें? देखिए जितने भी लेक्चर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पाकिस्तान लाइव्स की मौजूद हैं, इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान लाइव की, तो ये लेक्चर उस पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान लाइट्स की आप वेब इस पे सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इनकी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, एक बात। दूसरी बात, जो असाइनमेंट्स आप देख रही हैं ये जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है इसके फौरन बाद, क्योंकि मैंने 4 कंसेक्टिव लेक्चर्स लिए हैं, 2 हमने लेक्चर्स किए थे सिविल प्लीडिंग पे, 2 क्रिमिनल प्लीडिंग पे, तो इसके फौरन बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर दूंगा स्लाइड्स,
और वो आगे आपके साथ शेयर कर देगी। ठीक है, तो आपको थैंक यू दोनों सर। चीजें आ जाएंगी, रिटर्न फॉर्म में भी आ जाएंगे जो आपसे एडमिनिस्ट्रेशन शेयर कर देगी, और पाकिस्तान लायर के यूट्यूब चैनल पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान लायर के एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि कल भी बार बार सवाल होता था, अगर आप मैसेज में या लिंक शेयर कर दें, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दें, तो सबको आसानी हो जाएगी, वो वहां से जाकर सुन सकेंगे। क्वेश्चन आया है जी, एक्यूज पर्सन ऑन एप्लीकेशन कौन सी लगेगी? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आम एप्लीकेशन, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा बात को प्लीज क्लियर करें मतीनुर रहमान साहब। हाँ सर, सवाल ये है कि जैसे अगर कोई बंदा असला लहराते हुए गिरफ्तार हो जाता है तो उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है, तो वो कौन सी लगानी होगी? आप बेल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, मैं वर्ष कर दूं कि आपने तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कर दी ना, कोर्ट में असला लहराते हुए गिरफ्तार होता है। इस पे एक नहीं, इस पे बहुत से कवानीन के बहुत से सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, एक तो ये है असला लहराना खुद जुर्म है, वो और सेक्शन बन गया। दूसरी बात, अगर उसके पास असले का लाइसेंस नहीं था तो फिर ये एक सेक्शन ऐड भी हो जाएगा कि असला लहराया लहराबेगा कौन, वो और कानून है और सेक्शन बन जाएगा। अब ना सिर्फ लहराया बल्कि फायरिंग भी की, और उसकी फायरिंग से खौफो हरास फैला, वो और सेक्शन बन जाएगा। और उसके असला लहराने से खौफो हरास फैला, लोग इकट्ठे हो गए और भगदड़ मच गई, तो और सेक्शन बन जाएगा। तो ये सिंपल ऐसा नहीं होता कि कोई एक सेक्शन हो, जो मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई प्रैक्टिकल एफआईआर देखें तो उसमें छोटा मोटा केस भी होता है ना, तो 4 5 6 सेक्शंस लगे होते हैं, और सेक्शंस डिफरेंट बुक्स के होते हैं, एक बुक के नहीं होते। अगर असला लहरा रहे हैं, असला लहराना वो और कानून है। अगर असले का लाइसेंस नहीं बना हुआ, वो और कानून है। जिससे मुआशरे में खौफ और हरास फैल रहा है, वो और कानून है। ठीक है जी। तो ये सिंपल इसका जवाब नहीं, डिफरेंट सेक्शंस लग रहे होते हैं, उनमें से कुछ बेलेबल होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल होते हैं। अब पहली महारत ही यही होती है प्रोसिक्यूशन की, कि वो ऐसे उन सेक्शंस के तहत एफआईआर करवाएं जो ऑफेंसेस बेलेबल नहीं है। क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में जो एफआईआर होती है ना, बड़ी सिंपल बात करूं, वो बड़ी कमजोर एफआईआर होती है, क्योंकि वो जैसे एफआईआर होती है, बंदा गिरफ्तार भी हो तो फौरन ही जमानत भी हो जाती है। तो प्रोसिक्यूशन साइड पे कोशिश क्या होती है कि वो ऑफेंसेस लगाए जाएं जो बेलेबल नहीं है। और दूसरी तरफ जो एक्यूज पार्टी है, उनकी क्या कोशिश होती है कि केस को इस तरह लेकर चला जाए कि सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस रहे। ठीक है जी। तो ये कोई एक कानून सेक्शन नहीं जो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 4 5 डिफरेंट लॉज इन्वॉल्व है। और फिर वो बात डिपेंड कर रहा होता है कि कहाँ लहराया, असला कितना लहराया, कितने लोग मौजूद थे, और उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसके मुताबिक सेक्शन लगते हैं। सिंपल इसका, जिस तरह आप जानना चाह रहे हैं 2+2 4, इस तरह नहीं होता। बीबी सवेरा शाह का है, सर नॉन बेल बेल ऑफेंसेस में भी बेल नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती? मैं दोबारा दोहरा दूं, देखिए बेलेबल ऑफेंसेस में तो एक्यूज का राइट है, वो तो जरूर होगी ना। बेलेबल ऑफेंसेस में तो 100% बेल होगी, वो तो कोर्ट इनकार ही नहीं कर सकती। लेकिन याद रखें, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल होती है। देखिए ना, एक बंदे के खिलाफ पर्चा कटा नॉन बेलेबल ऑफेंस में, लेकिन कोर्ट समझती है बंदा मासूम है, इसके खिलाफ गलत पर्चा काटा, तो बेलेबल ऑफेंसेस में तो 100% बेल होगी। लेकिन मैं अगर आपको एक जनरल सी बात करूं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी आई थिंक, अगर मैं जनरल सी गुफ्तगू करूं, प्लस माइनस आप कर लें, 70 to 80% में बेल हो जाती है। दोबारा अर्ज कर दूं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें भी 60 70 80% तक बेल हो जाती है। हाँ, कोई बहुत बड़ा जुर्म है, पहली बात। और दूसरी बात, डायरेक्ट नॉमिनेटेड एफआईआर, डायरेक्ट नॉमिनेटेड एफआईआर है, तो फिर बेल होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 50 60 70% नॉन बेलेबल केसेस में भी बेल हो जाती है, और बेलेबल केसेस में तो 100%। ईशा साहबा पूछ रही हैं, सर आपके यूट्यूब चैनल पर लॉ लेक्चर्स अवेलेबल हैं या नहीं? ईशा साहबा, अभी लॉ के वैसे लेक्चर मेरे चैनल पर नहीं है। चंद किए थे मैंने लैट के हवाले से,
लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां भी बाकायदा लेक्चर्स डालूं। फिलहाल मैं जो बात करूं, मैं ये बात करूं पाकिस्तान लॉयर्स के चैनल पर। पाकिस्तान लॉयर्स के यूट्यूब चैनल है, उस पर लॉ के लेक्चर्स मौजूद है। लेकिन मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही है कि मैं लॉ के लेक्चर्स नए वकला के लिए, जो खास तौर पे नए वकला हैं जो कोर्ट में आ जाते हैं लेकिन इवन उनको लॉ की बेसिक्स का भी नहीं पता होता, तो एक नए वकील को प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करनी है, किस तरह से करनी है, बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंशाल्लाह विद इन मंथ मैं अपने यूट्यूब चैनल इन पे भी डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आप लेक्चर सुन रहे हैं ये पाकिस्तान लॉयर की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक मैसेज आया है जी, विवो लिखा हुआ है नाम, अगर ऑफेंस कमिट हुआ है बट एविडेंस नहीं है तो बेल इमीडिएट ग्रांटेड होगी। देखिए एविडेंस तो पता चलेगा जब ट्रायल शुरू होगा। आपका क्वेश्चन ना जरा मिगुअस सा है। चालान सबमिट हो गया, जब ट्रायल आएगा तो पता चलेगा ना एविडेंस है या नहीं। जब तक ट्रायल कमेंस नहीं हुआ तो उस वक्त तो पता ही नहीं है कि एविडेंस है या नहीं है। तो ये बात इतनी क्लियर नहीं है। ठीक है जी, या आप एविडेंस ना कहें, या आप ये कह सकते हैं एफआईआर की हद तक कि अगर एक हीनियस ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है और एक्यूज्ड नॉमिनेटेड, डायरेक्टली नॉमिनेटेड इन एफआईआर है, तो फिर बेल होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर एफआईआर में तो है लेकिन डायरेक्टली नॉमिनेटेड नहीं है तो फिर उसके चांसेस है। लेकिन ओवरऑल बड़े जराइम को छोड़कर हीनियस, यानी वो जराइम, हीनियस जराइम क्या होते हैं जो सजा मौत हो सकती है, उनको छोड़कर बाकी जो नॉनेबल ऑफेंसेस हैं उनमें भी 50%, 60-70% तक आमतौर पर बेल कोर्ट दे देती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। और बेलेबल में तो 100% है क्योंकि उसको तो रोका ही नहीं जा सकता। अच्छा सर, ये क्रिमिनल केस जो है अपना कितने साल के बाद रीओपन करा सकते हैं? रीओपन में आपका क्वेश्चन है, रीओपन क्या मतलब? कोर्ट में केस आ गया, ठीक है जी, उसको डिसाइड हो गया, अब अगर लगता है कि डिसाइड नहीं हुआ तो अपील तो हो सकती है। रीओपन तो मैं आपकी बात नहीं समझा, रीओपन किस तरह होगा? तो फैसला हो गया, रीओपन तो नहीं होता। अ, वो इस तरह के सर, उसको एक जुर्म में पकड़ा है, दूसरे में उसको रिलीफ करवा दिया था। मतलब ये है कि 3 केस उसमें लगे थे। एक तो बाइक छीनी थी, दूसरा कैश वगैरह नकदी वगैरह छीनी थी, तीसरा जो है वो आम मतलब असला लहराने का था। जी जी, तो दो में उसको रिलीफ करवा दिया था, तो तीसरा जो है वो असला लहराने पे उसको मेरे ख्याल में पकड़ा हुआ है अभी भी। यानी एक ही एफआईआर में 3 जुर्म है ना? जी जी। हाँ तो फिर रीओपन तो ना कहे ना, तो सेम केस चल रहा है, रीओपन तो यहाँ बनता ही नहीं ना। वो एक ही केस है जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ 3 ऑफेंस थे, दो हम्म। में आप कह रहे हैं कि उसको आपने क्लियर करवा दिया, तीसरे में क्लियर नहीं हुआ तो केस चल रहा है, तो रीओपन का तो कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ। हाँ सर, 2021 में ये केस खत्म हुआ था ना पूरा। अब उसको मेरे ख्याल में असले के उसमें पकड़ाया हुआ है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, फिर आप ये ना कहना खत्म हुआ था, आप ये कहें कि 2 ऑफेंसेस की हद तक केस क्लोज हो गया था और हम्म। एक में अभी तक चल रहा है, तो वही केस चल रहा है। रीओपन का मतलब है केस खत्म हो के दोबारा खोला जाए, तो केस खत्म तो नहीं हुआ ना। जब केस अच्छा। खत्म नहीं हुआ तो आप ये लफ्ज रीओपन नहीं बोल सकते हैं, वो और सेंस अच्छा। जा बनती है। अच्छा। ठीक ठीक। हो गया जनाब जी? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूं जी जवाब देने के लिए, और अगर नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। मैं देख लेता हूँ अस्सलाम एक आध। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ये मुझे पूछना था कि हम अगर अंडर ग्रेजुएट हैं, एलएलबी की डिग्री हमारी चल रही है, जी जी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर हमारा चल रहा है, उसके दौरान हम कोर्स ज्वाइन करते हैं कि आगे हमें जैसे कि आप के बारे में कहा कि सीखना बहुत जरूरी है कि एडवोकेट के लिए आधे हम केस वहीं पे जीत सकते हैं अगर हम हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी हो तो। जी जी, आपने ठीक कहा, लेकिन इसके देखिए इसमें मुतालिक दो। आप थोड़ा जवाब दें कि हमें सीखना जरूरी है कि हम एप्लीकेशन या गवर्नमेंट एप्लीकेशन वगैरह सीखें तो देखिए हमारे आगे जाके और भी हमसे अच्छा हो जाएगा। मैं आपकी बात, सारी बात समझ गया हूँ। अब इसके 2 जवाब हैं, आपकी बात के 2 जवाब हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी आपने लॉ नहीं किया और कोर्ट ज्वाइन कर लें,
ज़ाहिर है कोर्ट में अब बैसियत वकील जाएंगे, और जब बैसियत वकील जाएंगे तो टाई लगाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो ये कानूनन जुर्म है। यानी अगर आप वकील नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप वाइट शर्ट और काली टाई लगा के कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकते। यानी आप यूनिफॉर्म में अपेयर नहीं हो सकते। यूनिफॉर्म में वही अपेयर हो सकता है जिसके पास है। इवन आपने एलएलबी भी पास कर ली है, लॉ ये कहता है एलएलबी आप पास है, लेकिन अभी आपका लाइसेंस नहीं है, तो आप लॉ की किट में यूनिफॉर्म में कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकते। ये तो लॉ तो यही कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जाहिर है कौन पूछ होता है, आमतौर पे इतना नहीं पूछा जाता, तो आप बिल्कुल साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अगर अभी आप लॉ में नहीं आए ना, तो आपको समझ भी नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता कि अभी आप हाँ आप ये कहें कि लॉ में कर रहे हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आप लॉ के आखिरी साल में हो, तो मेरा ख्याल है फिर आप कोर्ट ज्वाइन कर लें। उससे पहले क्योंकि भी आपने लॉ पढ़ा ही नहीं है, तब आपको ड्राफ्टिंग समझ नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप सिर्फ बुक पर ही तवज्जो दें। सर क्योंकि ऐसे होता है कि अगर हम 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो उसका जो मेन ईयर्स होते हैं वो 3 और 4 ईयर ही होते हैं। तो इसमें कोई ऐसे सिलेबस नहीं है अच्छा कि हम वहाँ पे ग्रिप करवा सकें। जी जी, थर्ड आप और ठीक फोर्थ कह रहे हैं कि वो ईयर। आखिरी साल में होता है। जो प्रोसीजर लॉ है वो लास्ट ईयर में होता है। पहले 2 साल तो एक्चुअली आप बीए कर रहे होते हैं। आप ये समझे, जो 5 साल का लॉ है ना आपका, तो उनमें जो पहले 2 साल आप लॉ नहीं पढ़ रहे होते हो, तो सिंपल बीए के सब्जेक्ट होते हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं। पहले 2 साल आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तीसरे साल आप लॉ की बेसिक्स पढ़ते हैं, और लॉ जो प्रोसीजर लॉ होता है वो बेसिकली फाइनल ईयर आखिरी 5वें साल में ही होता है। ठीक है जी। तो फिर वहां आप प्रोसीजर भी पढ़ते हैं, ड्राफ्ट भी पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप करेंगे बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आपने लॉ नहीं किया, तो मेरा ख्याल है उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस तरह से। हाँ ये है कि फाइनल ईयर में आए तो आप ज्वाइन कर लें, ताकि जब आपका फाइनल ईयर क्लियर हो, और फिर जब आपका रिजल्ट आए, और जब आपका लाइसेंस बने, तो आपके पास कम से कम 1 साल का तजर्बा हो। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा मुनासिब होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडेंस। वेलकम। जी मैं लॉ पे जो ये लॉ का टेस्ट होता है, जिसको लेट कहते हैं या आप जिसको गेट कह रहे हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं फौरन लेक्चर्स डालूंगा। जो आप पहले आपको टेस्ट क्लियर करना होता है लॉ में एडमिशन के लिए, अब इंशाल्लाह मैं विद इन डेज उसके अंदर लेक्चर्स डालूंगा। ठीक है जी। बल्कि मैं यहाँ भी रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर मुमकिन हो सके ना नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो हम उसी पे सेशन रख सकते हैं। आप जो लॉ का टेस्ट होता है, लैट टेस्ट, हम उस पे आगे सेशंस रख सकते हैं यहाँ पे। चले जी, मेरा टाइम काफी ऊपर हो गया है। कल मैंने जरा लेट क्लास सेशन शुरू हुई थी, तो मैंने कहा चले वो भी हम कर लेते हैं। ईशा साहबा का मैसेज आया है, सर इन केस अगर सीनियर इतना अच्छा नहीं है, तो अगर हम कोर्ट में प्रोसीडिंग अटेंड करें, तो जज साहब इसको गैर मुनासिब तो नहीं समझते? नहीं ईशा साहबा, बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं समझते। आपको जज नहीं रोकेगा, कोर्ट नहीं रोकेगी आपको। ठीक है। बल्कि आपने ज्यादा अच्छी बात की कि ज्यादा बेहतर है कि जो बड़े बड़े केसेस है ना, आप सिंपल पीछे जाके बैठ जाएं, सिर्फ सुने। सुने के वकील आर्गुमेंट्स किस तरह से करते हैं, प्रोसिक्यूशन किस तरह से होती है, डिफेंस किस तरह से होता है, जरा किस तरह से होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग किस तरह होता है, एविडेंस किस तरह होता है, जज किन किन चीजों को नोट कर रहा होता है, जज क्या क्या कर रहा होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, और करना चाहिए, करना चाहिए। बाकी आपने कहा ना कि सीनियर आपको टाइम नहीं दे रहे, तो देखिए सीनियर के पास शायद इतना टाइम होता भी नहीं है। आपने खुद केस पढ़ना होता है, समझना होता है। कोई लिफाफ उठाए, कोई ब्रीफ उठा के केस समझ ले, उसके बाद अब सीनियर से पूछे, सीनियर को ये ना कि मुझे पढ़ाएं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, जो सीनियर का टाइम नहीं, अब मैं अगर केस में बिजी बैठा हूं, मुझे जूनियर कह दिया मुझे पढ़ाएं, तो मैं अब उसको पढ़ाऊंगा, ये अपना केस तैयार करूंगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप कोई भी ब्रीफ उठाएं, खुद तैयारी करें, खुद पढ़ें, और जो चीज समझ नहीं आ रही वो सीनियर से पूछे, आपको जरूर गाइड करेंगे। जी जी, इंशाल्लाह लॉ गाइड के हवाले से, लॉ गाइड के हवाले से ही मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पाकिस्तान लॉयर पे भी वो लेक्चर डिलीवर करूंगा, अगर मुझे यहाँ मौका मिला तो। वरना मैं अपने चैनल पर, अपने मेरा जो चैनल है इल्म अदब के नाम से, ILMUADAB, इल्म अदब,
मेरी वेबसाइट भी है और यूट्यूब चैनल भी है, वहां मैं इंशाल्लाह लॉ गेट के लेक्चर्स डालूंगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने समाअत किया, आपने सुना, और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे और आपको, कि हम मिल बैठे डिस्कस करें। याद रखें, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, इंसान सारी जिंदगी ही एक दूसरे के साथ सीखता रहता है। तो ये 4 मेरे कंसेक्टिव लेक्चर्स थे, 2 सिविल के 2 क्रिमिनल के, वो कंप्लीट हुए। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह आइंदा जब मौका मिला तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक दूसरे से ताल्लुक रहेगा, मुलाकात रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।